मेरा नाम सार्थक है एंड मोस्ट प्रोबेबली अगर किसी ने सुना, कुछ लोगों ने सुना भी होगा, कुछ लोगों ने नहीं भी सुना होगा, कोरी के नाम से एक प्लेटफॉर्म है. इसके थ्रू नॉट ओनली 100 but thousands of students connect with each other, in particular O and A levels. So I've been moderator over there and been working there for like probably like 1.5 years. इससे भी ज़्यादा हो चुका है. Like part of community तो पहले भी था, एक उधर भी था, and then along with side मेरी एजुकेशन के हिसाब से मैं अभी A2 के अंदर लाइक AS अभी मई जून के अंदर दिया है. I'll be starting A2 this अभी मतलब स्टार्ट करना है नवंबर के अंदर. It's pretty late I know. और उसके साथ साथ one thing that I'm really proud of कि अगर मैंने अपने O levels के अंदर कोई चीज़ एक अच्छा डिसीजन है वो ये था कि मैं कॉमर्स स्टूडेंट हो गया था, क्योंकि मुझे साइंस में देना अच्छी तरीके से याद है कि 8th क्लास से आई यूज्ड टू बी अ डॉक्टर एस्पिरेंट, बट वो 8th क्लास के अंदर फिजिक्स का एक चैप्टर था या केमिस्ट्री का कि जिसके अंदर वो बताते हैं कि 7 कलर्स ऑफ लाइट मिलाओ तो व्हाइट कलर पिज्जा बनता है. वो मुझे आज तक समझ नहीं आया. सो आई डिसाइडेड कि यार ये चीज हमारे कप ऑफ टी नहीं है, यहाँ से चलते हैं. सो व्हेन आई मूव टू लाइक कॉमर्स, तो थोड़ा सा एक बहुत सारी मिथ्स भी थी और बहुत सारी चीजें भी थी, चैलेंजेस भी थे. तो अब सिंस वो चीजें हम उस फेज से गुजर गए, रियली डोंट वांट समवन एल्स टू गो थ्रू दैट. यार वो भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं और ये चीजें भी कर रहे हैं. So for this, I think so. I'm first of all thankful to both of these, Saeed, Rumesa and Aliza. क्या एक चैनल है इसके थ्रू एक देना कंटेंट वगैरह, तो I thought क्या इसके थ्रू ही देना उस चीज को देना पुश करते हैं. Saad, just give us like a little bit of an insight on the syllabus and what is the subject exactly about? Like, what's the area of study? Okay. अगर आप देना भी अपनी जिंदगी के अंदर अगर आप देना बाहर जाते हैं एंड इफ यू जस्ट वांट टू परचेज अ लिटिल टॉफी, सो अगर आप जाएंगे दुकानदार के पास एंड आपको सबसे पहले दुकानदार से आप जो भी प्रोडक्ट डिमांड करें, आपको उसके बदले के अंदर आपको पैसे देने पड़ेंगे. सही है. एंड दैट पेमेंट कैन बी इन बैंक. लेकिन पाकिस्तान इतना एडवांस नहीं, अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर अभी QR कोड और बैंक चले, बट सिंस ₹1 का नोट जाता है. अब वो ₹1 का नोट जो ऐसा क्यों है कि सिर्फ पाकिस्तानी रुपी ही नोट क्यों जा रहा है, उधर डॉलर क्यों नहीं जा रहा उस बंदे के पास? और अगर पाकिस्तानी रुपी नोट ही जा रहा है तो वाई ओनली ₹10? भाई ₹10 की टॉफी क्यों बेच रहा है? वो टॉफी तो ₹500 की भी बेच सकता था, उसकी मर्जी थी. सही है. इसी तरीके से आपके बारे में ये क्वेश्चन भी आता है कि भाई क्या गारंटी है कि मैं अगर ये ₹10 दे रहा हूँ तो ऑब्वियसली इसके पास आज रात मतलब जब वो घर जा रहा होगा अपने पास सारी प्रॉफिट और रेवेन्यू सारी अपनी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके उसके पास वो ₹10 का नोट ऐसा सिक्योर होगा कि वो कल भी उससे परचेज कर सकता है. लाइक देयर आर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, राइट. इसी तरीके से आप सुबह उठते हैं, आपको न्यूज मिलती है कि भाई पेट्रोल प्राइसेस इंक्रीज हो गई. अच्छा भाई पेट्रोल प्राइसेस इंक्रीज हो गई, एक तरफ तो एक पॉलिटिकल पार्टी धरना देने के लिए निकल रही है, आप ऑफिस के लिए निकल रहे हैं, स्कूल के लिए निकल रहे हैं, लेकिन आप भाई क्यों हो रही है ये सारी की सारी जितनी चीजें, इन्फ्लेशन हो गई, डिमांड क्यों है मनी, उसके साथ साथ मैक्रो इकोनॉमिक बहुत सारी चीजें, ये सारी की सारी जितनी चीजें होती हैं इकोनॉमिक्स होती हैं. इसका आसान सी देना बात ये है कि अगर आप एक देना मैं बोलता हूँ अगर आप एक देना रॉक उठाएं, पत्थर उठाएं और आप देने शीशे पे मारे, आपके साथ कोई खड़ा होगा, आप खड़ा होगा, आप सबको पता होगा कि वो शीशा टूट जाएगा, वो नहीं बचेगा अपनी तरफ. लेकिन कितना डैमेज होगा और क्या क्या डैमेजेस होंगे वो चीज उसको पता होगी जो बंदा पहले से एक्सपीरियंस होता है, जो बंदा थोड़ा सा उस चीज के बारे में नॉलेजेबल होता है. इसी तरीके से आपके पास पेट्रोल प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं या आपकी जना मुल्क पर फ्लड आ रहा है, नेचुरल डिजास्टर्स आ रहे हैं, ये जितनी चीज आ रही है इतना तो पता है कि भाई इससे लॉस तो होगा, लेकिन कितना लॉस होगा समटाइम्स ऐसा होता है कि उस लॉस को बहुत ज्यादा एक्सैजरेट करके बता दिया जाता है कि भाई ये चीज हो गई. जाहिर सी बात है पॉलिटिकल राइवलरी होती है, एक पार्टी उसे बहुत एक्सैजरेट कर देगी, एक पार्टी बहुत कम कर देगी. ये सारी की सारी चीजें इकोनॉमिक्स में आती हैं. और एक बात की जाती है कि इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स सीखने के लिए नहीं पढ़ी जाती, बट अपने आप को इकोनॉमिक्स से डिसीव और मिसगाइड होने से बचाया जाता है, क्योंकि आपकी सोसाइटी के अंदर इतनी सारी मिथ्स होती है जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे. तो इकोनॉमिक्स इज समथिंग इस वजह से देने ये सब्जेक्ट है जो कि आप इसलिए एंजॉय करते हैं कि दैट इज समथिंग रिलेटेबल टू यू. सही. इसकी पहली चीज पहले से लेकर आखिर तक इट इज समथिंग दैट यू आर गोइंग टू फाइंड रिलेटेबल एवरीवेयर इन योर लाइफ. सही. तो अगर इस सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं, सिलेबस को बाद में जाना और ज्यादा देना थोड़ा सा हम देना ओवरव्यू कर लेंगे, बट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि इस सिलेबस के अंदर फॉर एग्जांपल पॉसिबल है कि भाई आपकी एक हमारे देना एक सेक्शन होता है सेक्शन 5 इकोनॉमिक डेवलपमेंट के नाम से, उसके अंदर GDP और लिविंग स्टैंडर्ड्स वगैरह होते हैं. जब हमने उस जमाने में पढ़े तो लेवल्स में तो हमें लगता था ये चीज काम नहीं आएगी, बट सिंस जब हम बाद में आते गए और जब हमने एनालिसिस की दुनिया देखी और जब हमें बात पता चली कि एनालिसिस जब होती है, कोई रिसर्च पेपर होता है या लोग जब बातें वगैरह करते हैं तो वो लिविंग स्टैंडर्ड्स बहुत सारे यूज करते हैं. फॉर एग्जांपल वो GDP पर कैपिटा यूज करते हैं, पॉपुलेशन के उनके पास रेशियोज वगैरह होते हैं,
तो ये जितनी चीजें वो सारी की सारी हमारी इकोनॉमिक्स में मौजूद। अच्छा, सो आई वाज सेइंग दैट यार देखो, बहुत सारी जना सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि एकेडमिकली जना एक नॉलेज तक एक रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, और एक होता है जो एक लेमैन नॉलेज के लिए तरफ जना एक्सपोजर लेकर जाते हैं। So let's take an example of chemistry. Chemistry के अंदर you are definitely studying a lot of knowledge. You are studying way too many things. सही वो भी complicated होती हैं and maybe more complicated than what we study. Like chemistry students are always crying कि भाई अगर हमारे यहाँ एक color होता है, that's not only simple pink, but वो एक neon pink हो जाएगा, उसके 10 color के pinks आ जाएंगे. सही है? So it's something complicated. But you cannot go in a random discussion, सही है, with 50-year-old uncle sitting around you and saying that हाँ यार केमिस्ट्री के अंदर मैंने ये सॉल्ट का फॉर्मूला पढ़ा था and this is something that you should know. नहीं, बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा आपको बात करने के अंदर। उधर मे बी कोई शायद ही आपकी बात सुने until unless कोई देना मतलब कोई नर्ड उधर बैठा हो। बट इकोनॉमिक्स एक ऐसी चीज है सिंस इट इज रिलेटेबल, एंड उसकी मेन वजह ये कि वो लोगों की जना लाइफ में डेली इम्पैक्ट क्रिएट करती है। यू कैन हैव डिस्कशन एवरीवेयर। सो इट मतलब पर्सनली मेरे एक्सपीरियंस के अंदर इट वाज द बेस्ट पार्ट दैट इट इनेबल्ड मी टू हैव डिस्कशन विद पीपल ऑफ सर्टेन एज ग्रुप्स। सही है? अब ऐसा भी नहीं है कि मैं जना सिर्फ खाली जना यंगस्टर्स ही जना इकोनॉमिक्स से डिस्कशन करते हैं। सही, एक चाय के ढाबे पे बैठे हुए 25 साल के लड़के आपस में इकोनॉमिक्स से डिस्कशन कर होंगे और एक 6 year-old जो बिल्कुल रिटायरमेंट के करीब है वो भी कर रहे होंगे। सो व्हेन यू कैन हैव अ कम्युनिकेशन विद देम, एक एक्सपोजर मिलता है और एक 10 चीजें, ये सब चीजें मिलती हैं। सो ये इकोनॉमिक्स की जना कुछ एक सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि इट इज समथिंग मतलब बहुत ज्यादा जर्नल है एंड अलाउस यू टू हैव अ डिस्कशन विद पीपल। तो ये तो एक उसका जाना एक बहुत अच्छा बेनिफिट है। अब इकोनॉमिक्स का जाना एज अ पार्ट के व्हेन यू आर स्टडीइंग इट, अब ऐसा भी नहीं है कि कोई सब्जेक्ट ऐसा भी नहीं कि भाई डे 1 से ही आप एंजॉय करेंगे, ये नहीं होता, क्योंकि इकोनॉमिक्स डू गेट समवेयर कॉम्प्लिकेटेड। और इसकी एक वजह है, और इसकी वजह ये है कि इकोनॉमिक्स एसेंशियली इज मैथमेटिक्स, बट इसको एनालिसिस करके एक न्यू लैंग्वेज के अंदर एक्सप्रेस करने के लिए, इंग्लिश के अंदर एक आसानी के लिए उसको आप देना इंग्लिश के अंदर लेकर आके एनालिसिस लेकर आके those who will study it in A2 will relate to it as well। कि यार उधर जाएंगे, उधर डायग्राम्स और मॉडल्स वगैरह आ जाते हैं, वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। बट वो लेवल्स के अंदर यू आर स्टडीइंग इट एनालिसिस, तो जहां पर थोड़ी सी मैथ्स के थोड़े बहुत नंबर्स वगैरह आते हैं, सो देयर इज अ कॉम्प्लिकेशन। फॉर एग्जांपल ग्राफ्स रीड करने होते हैं, लेकिन मैं बोलता हूँ कि वो जो ग्राफ्स वगैरह रीड करने होते हैं, इट इज हेल्पफुल इन योर डेली लाइफ, क्योंकि आपको एक हमारे मिसकॉन्सेप्शन होती है मतलब ओ लेवल स्टूडेंट्स के अंदर जो इकोनॉमिक्स की होती है, वो ये होती है कि पेपर देते वक्त जना इन्फ्लेशन के ग्राफ्स आते हैं। अब इन्फ्लेशन के ग्राफ्स आते हैं तो ग्राफ शोज के भाई एक ईयर के अंदर 5% इन्फ्लेशन है और सेकंड ईयर के अंदर 2% इन्फ्लेशन है, थर्ड ईयर के अंदर 5% इन्फ्लेशन वापस हुई। स्टूडेंट्स आर डिसीव्ड कि यार अगर इन्फ्लेशन रेट 5% से 2% चला गया, सो दैट मीन्स कि इकोनॉमी के प्राइसेस डिक्रीज हुई हैं। जबकि जर्नल रूल आपकी जिंदगी के अंदर वो ये है कि परसेंटेज का जो डिक्रीज होता है वो कभी भी एब्सोल्यूट टर्म के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं होता। सो पॉसिबल है कि मेरी इनकम देना एक ईयर देना 5% बढ़े और सेकंड ईयर 2% बढ़े, इसका मतलब ये नहीं होता कि परसेंटेज के अंदर इनकम डिक्रीज हुई। सिर्फ कुछ चीजें होती है जो कि बहुत ज्यादा जनरल नॉलेज होती है, आपकी एनालिटिकल स्किल्स वगैरह के अंदर हेल्प करती हैं। सो पर्सनली ओवरऑल आई रियली लव्ड इकोनॉमिक्स एंड आई डिड एंजॉय लर्निंग इकोनॉमिक्स एंड इट हेल्प मी टू सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो शुरू में मैंने बात बोली थी, वो ये बोली थी कि आपको कोई डिसीव नहीं कर पाता, जो कि आपके मिथ्स के अंदर हम डिस्कशन करेंगे इकोनॉमिक मिथ्स कितने होते हैं। ठीक है, अच्छा वॉक अस थ्रू द पेपर के पेपर पैटर्न वगैरह क्या है, किस तरह के कंपोनेंट्स वगैरह? ठीक है, सो ओ लेवल इकोनॉमिक्स के अंदर वी हैव 2 पेपर्स, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 एज यूजुअल MCQs वगैरह होते हैं एंड दे आर बेस्ड ऑन 30 MCQs होते हैं, एंड MCQs आर लाइक पूरे सिलेबस होते हैं। इट्स नॉट कि भाई ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, यस इट कैन बी इंपॉर्टेंट, लाइक ऐसा पॉसिबल है कि उसकी जगह 3 से 4 MCQs आ गए उसके अंदर, सही, इस हिसाब से इंपॉर्टेंट होता है, बट इट इज समथिंग दैट हैज पूरा सिलेबस होता है एंड देयरफॉर इट रिक्वायर्स यू टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंप्लीट सिलेबस। इट्स नॉट कि भाई आपने एक जगह पढ़ लिया आपने करके चले गए, वो नहीं होता। तो पेपर 1 पूरा MCQ बेस्ड होता है। पेपर 2 के अंदर हमारे पास 2 सेक्शंस होते हैं, एक सेक्शन ए होता है और एक सेक्शन बी होता है। सेक्शन ए के अंदर आपको केस स्टडी आपको दी होती है। केस स्टडी एसेंस होती है, केस स्टडी कह रहे हैं, डाटा रिस्पांस कह रहे हैं, ए लेवल में डाटा रिस्पांस कहते हैं। इट इज कि आपको एक कंट्री की इकोनॉमिक सिचुएशन के ऊपर आपको एक प्रॉपर एक रिपोर्ट मिली होती है। उस रिपोर्ट को देना नॉट एग्जैक्टली कैम्ब्रिज वो रिपोर्ट लेता है, किसी देना वो एनालिस्ट की देना रिपोर्ट उठाता है किसी इकोनॉमिस्ट की, बट वो उसको लेकर आपके लिए देना थोड़ा सी उसमें अमेंडमेंट्स करके आपके आसानी के लिए कुछ पैराग्राफ्स के अंदर लाइक आपकी इकोनॉमिक्स उसमें जो बात लिखी होती है वो आपकी नॉलेज से रिलेटेड होती है, तो वो आपसे देना पूरा
एक केस स्टडी होती है कंट्री की, उसको लेता है और उसके बाद उसके अंदर मेरे ख्याल से एच पार्ट तक आपके पास ना क्वेश्चन होते हैं, उसमें ABCDEFGH, इतना आपके पास अराउंड 7 to 8 पार्ट्स होते हैं जिसमें आपको आंसर करना होता है। फर्स्ट पार्ट यूजुअली डेफिनेशन का होता है, सेकंड पार्ट कुछ कैलकुलेशंस वगैरह होती हैं, थर्ड पार्ट के अंदर आपको वो टेबल प्रोवाइड करते हैं, उस टेबल को आपको एनालाइज करना होता है, और कुछ पार्ट्स होते हैं जिसके अंदर आपको नॉर्मल इकोनॉमिक थ्योरीज वगैरह की देना डिस्कशन देनी होती है। तो ये देना आपका देना फर्स्ट पार्ट देना आपकी देना एक केस स्टडी होती है जो कि आपको अटेम्प्ट करनी होती है। सेक्शन ए के बाद फिर सेक्शन बी आता है। सेक्शन बी समवेयर लाइक ये ओ लेवल इकोनॉमिक्स एक पढ़ के वो अभी से आपको बता रहे होते हैं कि आप एक ऐसी जगह पर जा रहे हैं जहाँ पर आपको बहुत ज्यादा फ्रीडम है, जो कि अनफॉर्चुनेटली वो ए लेवल्स में जाकर रिस्ट्रिक्ट कर देंगे आपके लिए, कि आपको मिलते हैं 6 क्वेश्चंस मिलते हैं और 6 में से आपको आई थिंक से 3 to 4 अटेम्प्ट करने होते हैं। हर क्वेश्चन के 4 पार्ट्स होते हैं, ABCD। ए के अंदर आपको ए 2 मार्क्स का होता है, ए के अंदर आपको जो है डिफाइन करना होता है, कोई भी आपको कॉन्सेप्ट देते हैं, सही है। सो फॉर एग्जांपल आपको बोलेंगे डिमांड क्या होती है, उसको डिफाइन करके दे दो, आपको वो मिलती है। और बी पार्ट के अंदर आपको एक्सप्लेन करना होता है। एक्सप्लेन के अंदर वो 4 मार्क्स का होता है, वो आपसे जो है कोई 2 भी चीज देना पूछेंगे और बोलेंगे क्या इसको एक्सप्लेन कर दो। और सी पार्ट के अंदर वो एनालाइज करवाता है। सर यहाँ पर जो एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है, दैट इज नॉट ओनली हेल्पफुल फॉर ओ लेवल स्टूडेंट्स बट फॉर नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स एज वेल, इज दैट की एक चीज होती है जिंदगी के अंदर एक्सप्लेनेशन और एक होती है एनालिसिस। एक्सप्लेनेशन इज समथिंग जो कि आप किसी इवेंट का एक आगे जो लेवल ऑफ एनालिसिस है उधर तक जाते हो। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं एक प्रोडक्ट लूंगा और उस प्रोडक्ट का मेरे पास उसका नेक्स्ट लेवल, उसके बाद मेरा क्या बेनिफिट आ रहा है, क्या इफेक्ट आ रहा है, दैट इज एक्सप्लेनेशन। बट एनालिसिस इज समथिंग दैट व्हेन आई टेक एन इवेंट एंड मैं उसकी जो लास्ट पॉसिबल जो उसका आफ्टर मैथ होता है, जो सबसे एंड तक कंक्लूजन जाता है ना उसका, वो मैं हर तरीके से लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने एक चीज ली, मैंने बोला कि यार गवर्नमेंट ये पॉलिसी करी, एंड आई एम नॉट गोइंग टू रिस्ट्रिक्ट इट कि यार गवर्नमेंट अगर पेट्रोल प्राइसेस बढ़ाते हैं यार मेरे घर का जन एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा, बट आई एम गोइंग टू टेक इट फ्रॉम एन ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, और मैं जितनी पॉसिबल कंक्लूजन होगी वो मैं करता हूँ। तो वहां पर एक ओ लेवल इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट होता है, वो एक बात सीखता है कि एक चीज आपकी जिंदगी में एक्सप्लेनेशन होती है, एक होती है एनालिसिस। सो जो सी पार्ट होता है वो एनालिसिस का होता है। एनालिसिस आपकी 6 मार्क्स का देना आपको क्वेश्चन होता है, उसके अंदर आपको यूजुअली 2 to 3 रीजन देना होता है, आपको कुछ पॉलिसी या कोई बताई हुई होती है उसको आपको अच्छे से प्रॉपर्ली उसको आपको एनालाइज करना होता है। या अगर वो एनालिसिस नहीं होती तो एक और उसका वे ऑफ क्वेश्चनिंग आता है, वो आता है यूजिंग डिमांड एंड सप्लाई डायग्राम। तो उसके अंदर होता है ये कि वो आपको थोड़ा सा डायग्राम से फेमिलियर करते हैं, यू हैव टू मेक अ डायग्राम, उसके 4 मार्क्स होते हैं, उसी डायग्राम को 2 मार्क्स के अंदर देना एक्सप्लेन कर दें। मतलब ओ लेवल इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट जिसमें कोई ऐसी मिथ्स जो उसके साथ अटैच्ड हो, जैसे जो एक ये सबसे बड़ी मिथ है कि इट्स ईजियर, कि अगर आप कहीं और फेल हो रहे हैं तो मतलब मेरे से केमिस्ट्री का पेपर पास नहीं हो रहा तो चलो यार ओ लेवल इकोनॉमिक्स पढ़ लो, 2 महीने में हो जाएगा, A स्टार आ जाएगा, तुम फारिग हो जाओगी ओ लेवल से। तो आई वांट यू टू डिस्कस मिथ्स ऑफ दैट सॉर्ट। इसके हिसाब से यार देखो, ये देना बहुत ज्यादा स्पेसिफिक सब्जेक्ट है। पहली बात कि वो बंदा 2 महीने में कर पाए ना पे, ओ लेवल के जितने सब्जेक्ट्स हैं दैट इजी, दे आर नॉट दैट मच हार्ड, कैसे है। अब कोई 2 महीने में कर पाता है नहीं कर पाता, ये उसके पोटेंशियल के ऊपर। इकोनॉमिक्स के बारे में मिथ एज अ सब्जेक्ट ऑफ ओ लेवल्स, इसके बारे में जना एक ये बात जरा वो होती है कि बहुत ज्यादा टफ सब्जेक्ट है, व्हिच इज नॉट द केस। आई एम सेइंग इट लाइक लाउड के इकोनॉमिक्स ओ लेवल की इज नॉट दैट टफ। अगर मैं एक साइंस के बच्चे को एमसीक्यूज दिखाऊं ना, वो भी कर लेगा सॉल्व, सही है। इकोनॉमिक्स एज एंड उसके बारे में मैं ना अक्सर ये कॉमर्स के स्टूडेंट्स होते हैं, वो फ्लेक्स करने के बोलते हैं यार हम बहुत कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तुम्हें क्या पता, तुम कभी आओ तो हम तुम्हें समझाएं कितना मुश्किल काम होता है डिमांड एक्सपोर्ट निकालना। नहीं, ऐसा नहीं होता। इसके बारे में मैं ना कॉमर्स वालों ने क्रिएट किया है कि वो सबसे पहले तो एक बहुत ही मुश्किल सब्जेक्ट पोर्ट्रे करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब एक नॉर्मल सा सब्जेक्ट है। इसकी सबसे अच्छी बात ये होती है इकोनॉमिक्स की कि मेजर सिलेबस ऐसा है कि एक बंदा अगर उसकी अच्छी इंग्लिश आती हो, उसके बाद अच्छी अगर एक थॉट प्रोसेस हो, उसको रीडिंग करके खुद भी पढ़ सकता है। एक वाइड सब्जेक्ट है जिसको मैं कहूंगा कि कोई बंदा खुद सेल्फ स्टडी करके दे सकता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिलेटेबल सब्जेक्ट है। कहीं हेल्प मांग रहे वो एक अलग चीज है, लेकिन वो एक हो सकती है। और दूसरी जो मिथ है, वो मिथ ये है कि अब मैं बता रहा हूँ ना कि कॉमर्स के स्टूडेंट्स होते हैं बड़े देना चालाक होते हैं, पहले तो वो बाहर वालों को बताएंगे बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है भाई, हम तो नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स वाला कोर्स पढ़ने, लेकिन जब खुद पढ़ने की बारी आती है, तो जब खुद सिलेबस शुरू होता है, तो दे आर द मोस्ट नेग्लिजेंट पीपल कि जो अपने सिलेबस इकोनॉमिक्स हर बच्चा आखिर में कवर कर रहा होता है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। क्योंकि इकोनॉमिक्स के अंदर होता यह है कि अगर आपके दिमाग में अगर कोई एक मिसकंसेप्शन आ गई ना सिलेबस की, तो इट डज नॉट गो अवे, सही है, वो आपके जहन में आज तक बात तक रहती है। ये मेरे साथ भी पर्सनली बहुत दफा हुआ है कि कोई एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो गलत समझ लिया, वो आपके जहन में रहता है। तो ओ लेवल इकोनॉमिक्स के बारे में एक बैलेंस ओपिनियन होना चाहिए, एक है कि वो नॉट टू ईजी, सही है, और नॉट टू डिफिकल्ट।
इट इज समथिंग ऑफ अ मिड सब्जेक्ट, सही है। और जनरली इतना ज्यादा मैंने मिथ्स एज अ सब्जेक्ट नहीं देखी इसकी ओ लेवल इकोनॉमिक्स की, सही है, क्योंकि इसकी वजह ये है कि मैंने अक्सर देखा है कि अगर साइंस वाले स्टूडेंट्स अगर एक्स्ट्रा सब्जेक्ट दे रहे होते हैं, दे आर मोस्टली गिविंग बिजनेस, सही है। बिजनेस हैज अ लॉट ऑफ मिथ्स एज अ सब्जेक्ट बट इकोनॉमिक्स डोंट। चलें, ये भी ठीक हो गया। अच्छा, तो आपकी स्टडीइंग स्ट्रेटजी क्या थी थ्रू आउट ओ लेवल्स इकोनॉमिक्स के लिए? स्टडिंग स्ट्रेटजी के अंदर इकोनॉमिक्स के अंदर ये हिसाब था कि क्योंकि मैंने तो स्कूल से देना किया, तो हम 3 इयर्स में पढ़ रहे थे, हमने तो टोटल 3 इयर्स में पढ़ा था, अपने देना सब्जेक्ट्स वगैरह को पढ़ा था। बट जैसे जैसे हम पढ़ते जा रहे थे वी स्टार्टेड रियलाइजिंग भाई कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सो अब ऐसा होता है कि इकोनॉमिक्स के अंदर जो है ना, मैंने जिस तरीके से बात बोली थी ना शुरू में, एनालिसिस की बात बोली थी कि आप एक पॉलिसी को लेते हो, उसके आफ्टर मैथ को डिस्कस करते हो, देन जो आफ्टर मैथ होता है ना, जिसकी एनालिसिस होती है, इट इज ऑलवेज इंटरलिंक विद अदर चैप्टर्स एज वेल। ऐसा नहीं है कि अगर मैं गवर्नमेंट की टैक्सेशन की बात करूँ तो उसका इफेक्ट गवर्नमेंट की टैक्सेशन तक ही रिड्यूस रहता है। वो गवर्नमेंट की टैक्सेशन का इफेक्ट कैन गो टुवर्ड्स एक्सचेंज रेट एज वेल, कैन गो टुवर्ड्स आपकी depreciation of the currency as well, can go towards balance of payment as well, मतलब वो बहुत सारी सब्जेक्ट्स की तरफ लेकर चला जाता है। So when I started studying, I realized कि हमारे इकोनॉमिक्स के अंदर ना सिलेबस के अंदर जो ना सेक्शंस के अंदर हमारा सिलेबस होता है। सेक्शन 1 इज अबाउट बेसिक इकोनॉमिक आइडियाज वगैरह होते हैं, सेक्शन 2 इज अबाउट आपको बेसिक माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बताते हैं कि डिमांड एंड सप्लाई क्या होती है, चीज होती है। सेक्शन 3 इज अबाउट आपकी मनी, बैंकिंग और हाउस होल्ड वगैरह, ये सब चीज होती है। सेक्शन 4 जो कि मैं कहता हूँ पूरी इकोनॉमिक्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, जिसको मैंने अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा फोकस किया, वो था मैक्रो इकोनॉमिक, जिसके अंदर गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी, गवर्नमेंट टैक्सेशन स्पेंडिंग कैसे करती है, मॉनेटरी पॉलिसी, गवर्नमेंट का सेंट्रल बैंक कैसे ऑपरेट करता है, सप्लाई साइड पॉलिसी, गवर्नमेंट किस तरीके से एक इकोनॉमी को एफिशिएंसी की तरफ प्रमोट करता है, ये सारी कुछ बातें थी। सो व्हेन आई वाज स्टडीइंग माय वन फोकस वाज के मैं कभी भी ये बात किसी को लेवल इकोनॉमिक्स में रिकमेंड नहीं करते कि किसी टीचर के नोट्स को लो, सही है। इट इज समथिंग कि मैं बोलता हूँ आप बुक यूज करो, जितना मैक्सिमम आप बुक यूज कर सकते हो नो लेवल इकोनॉमिक्स आपको करनी चाहिए। एक वाहिद सब्जेक्ट है या बिजनेस हो सकता है दूसरा कि यार जिसकी बुक इतनी अच्छी लिखी हुई है, इतनी अच्छी बुक कैम्ब्रिज ने आपको लिख कर दिया है कि पर्सनली ना आपको कोई यूट्यूब चैनल की जरूरत पड़ती है, ना आपको किसी टीचर के नोट्स की जरूरत पड़ती है। बुक मैं बात कर रहा हूँ स्यूसन ग्रैंड की, 2 बुक्स हमारे यूज होती हैं, स्यूसन ग्रैंड पर ही मैंने बुक यूज की थी। वो ऐसी बुक है कि अगर उस बंदे को अगर बहुत अच्छी दफा पढ़ लेना तो हो जाता है। सेकंड बात ये कि स्टडिंग स्ट्रेटजी के अंदर रीडिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स की, उसकी वजह ये है कि इकोनॉमिक्स देखो, इकोनॉमिक्स तो एक आम बंदा भी डिस्कस करे, एक मैं भी डिस्कस कर रहा हूँ, सही। दिस इज समथिंग सिमिलर केस विद ज्योग्राफी एज वेल, कि ज्योग्राफी एक ऐसी चीज है काम बंदा भी डिस्कस कर रहा है, आप भी पढ़ रहे हो, लेकिन फर्क कहाँ आता था उसकी टर्मिनोलॉजी साथ में, क्या आप स्पेसिफिक टर्म्स यूज किया करते थे कि भाई ये टर्म है जो ज्योग्राफी यूज करती है, इसी तरीके से इकोनॉमिक्स में भी स्पेसिफिक टर्म्स होती हैं। तो रीडिंग द बुक हेल्प मी इन ग्रास्पिंग द वर्ड्स जो कि वेल वर्ड्स होते थे, इकोनॉमिक्स की ही लैंग्वेज के अंदर होते थे, इकोनॉमिक्स की टर्म्स वगैरह होती थी, तो मैं रीडिंग देना बहुत ज्यादा करता था बुक की। मैंने मतलब अपनी जिंदगी के अंदर 3-4 दफा तो ओ लेवल इकोनॉमिक्स की बुक को रीड किया। थर्ड थिंग, पेपर के वाइज से एक टेक्निक है जो कि सिर्फ नॉट ओनली शुड बी लिमिटेड टू ओ लेवल इकोनॉमिक्स के एमसीक्यूज बट शुड बी जर्नल विद ऑल द सब्जेक्ट, इज दैट भाई जब हम जब बैठते थे ना, अगर आपने किसी ने इकोनॉमिक्स पढ़ी तो यू नो दीज टू टर्म्स नॉमिनल एंड रियल। नॉमिनल एक चीज होती थी जो कि एक अपीरेंट फेस वैल्यू एक चीज आ रही है, और रियल होती थी जो आपको पता आप कैसे हो। तो हमारे टीचर जो ना फॉर फन करवाया ये करते थे कि भाई जब तुम पेपर अटेम्प्ट किया करो एमसीक्यूज का, तो तुम 2 स्कोर लिखा करो, एक लिखा करो नॉमिनल स्कोर और एक लिखा करो रियल टर्म स्कोर। अच्छा भाई दोनों होती क्या, 2 बला क्या है? तो भाई होता यह था कि अक्सर आप एमसीक्यूज कर रहे होता है, अटेम्प्ट करते हैं, और अटेम्प्ट करते हुए देयर इज एन एमसीक्यू दैट यू हैव अ कंफ्यूजन विद इट, आप टिक कर देते हो, तुक्के में निकल जाता है। एक तो ये सिचुएशन होती है। दूसरी सिचुएशन ये होती है कि आप जब एमसीक्यू कर रहे हो, यू नो दैट ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, बट यू रियली डोंट नो कि व्हाई ए और सी और डी इज रॉन्ग, सही। आपको कई बार होता है कि ऑप्शन हाँ यार ये भी हो सकता है, लेकिन आप कर देते हो। तो हमारे टीचर कहते थे कि रियल टर्म स्कोर के अंदर यू शुड नॉट बी कंसिडरिंग दैट, सही है, आप उस चीज को एक्सक्लूड कर दो। बिकॉज जब आप पेपर स्ट्रेटेजी है कि जब प्रिपरेशन कर रहे हो, व्हेन यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट एमसीक्यूज, यू शुड मेक श्योर दैट यू डू नॉट ओनली नो द रीजनिंग ऑफ द करेक्ट ऑप्शन, बट यू शुड नो व्हाई अदर ऑप्शंस आर रॉन्ग एज वेल, कि भाई और क्यों नहीं हो सकता, ये आपको पता होना जरूरी है, बिकॉज अगर नहीं पता होता तो आपके कॉन्सेप्ट फ्लॉड है। एक ही हो गई। सेकंड पेपर स्ट्रेटेजी के अंदर टॉपिकल्स होते हैं, टॉपिकल्स जो है ना हम अटेम्प्ट जिस तरीके से नॉर्मल सब्जेक्ट के जो है ना टॉपिकल्स वगैरह अटेम्प्ट होते हैं, वो हम जो है ना टॉपिकल्स अटेम्प्ट क्या कर सकते हैं। लेकिन एक हमारे कंफ्यूजन होती है पेपर स्ट्रेटेजी वगैरह के अंदर कि अक्सर जब हम पेपर लिखने के बैठते हैं, साइंस स्टूडेंट्स इतना ज्यादा इस बात को ना रिलेट कर पाए, क्योंकि ये एक थियोरेटिकल चीज है, सही है। थियोरेटिकल चीज के अंदर होता है कि आप जब आगे ए लेवल्स वगैरह में कुछ थ्योरी के सब्जेक्ट पढ़ें, कि व्हेन देयर इज अ थ्योरी यू डू रिमेंबर अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ इट एंड यू ऑफ्टन फॉरगेट सम पार्ट ऑफ दैट थ्योरी।
सही है कि जाहिर सी बात है पूरी की पूरी थ्योरी उसके प्रोज एंड कॉन्स हमेशा आपके जहन में नहीं रहते, आपको कुछ रहते हैं कुछ नहीं रहते, कुछ याद रहते हैं कुछ ना याद रह पाते। तो एक जहन में देना एक बंदा जो है ना लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की तरफ खुश हो जाता है कि यार मैं किस तरीके से जो है ना ये कर रहा हूँ, मतलब मैं एक क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ उसके 8 मतलब ओ लेवल इकोनॉमिक्स में एक क्वेश्चन के 10 आंसर देखे, अब भाई 10 आंसर मेरे जहन में क्यों नहीं आ रहे, मेरे जहन में तो 2-3 आंसर आ रहे हैं। तो भाई इसे बताया जाता है कि आप कोई नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स नहीं है कि आपके जहन में सब चीजें। तो होता ही था कि पेपर स्ट्रेटेजी के शुरू के अंदर हमारे टीचर ये कहा करते थे कि भाई जब शुरू में टॉपिकल्स करने बैठो ना, यूज मार्किंग स्कीम। देखो एक लिखी हुई चीज से नॉलेज बनाना भी एक आर्ट है। देखो दुनिया के अंदर हर नॉलेज लिखी हुई गूगल के ऊपर, लेकिन उसको पढ़कर उसको एक्सप्रेस करना एक अच्छे वे के अंदर ये खुद एक आर्ट है। उसको एलिक्वेंटली एक्सप्रेस करना, एक कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में समझाना, ये भी एक आर्ट है। तो हमारे सर पूरा करते थे कि शुरू के अंदर लाइक 20 to 30 देना क्वेश्चन आप टॉपिकल करो, तो आप मार्किंग स्कीम साथ रखिएगा। आप मार्किंग स्कीम को देख देख के किया करो तो आपको आइडिया हो जाएगा, लिखने का अंदाज आ जाता है, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट। और उसके साथ साथ एक चीज जो लास्ट चीज मैं जो कहूँगा तो मैं अपने स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता हूँ वो ये है कि अपने क्लासमेट के स्टूडेंट्स वगैरह भी कि यार आप जो है ना मार्किंग स्कीम देना पढ़ा करो ओ लेवल इकोनॉमिक्स की, क्योंकि ओ लेवल इकोनॉमिक्स की मार्किंग स्कीम पढ़ने से बहुत ज्यादा फायदा होता है। तो मैं कहता हूँ कि भाई अगर कोई बंदा अगर इस सब्जेक्ट को पढ़ रहा है, उसके मॉक्स हैं, उसके मिड टर्म्स हैं, उसकी क्लास मंथली असेसमेंट्स हैं या उसका सीआई है, तो भाई बिफोर द पेपर आप एक काम करो, कुछ पेपर्स लो, उसकी मार्किंग स्कीम लो और उस मार्किंग स्कीम को आप पढ़ो। ठीक है, तो आप उस मार्किंग स्कीम को पढ़ते हो तो आपको बहुत सारे पॉइंट्स याद रहते हैं। और इसके साथ साथ एक एंड चीज मैं ये बात कहूंगा कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होती कि एक पेपर जो आपके यहाँ जो कंडक्ट होता है उसके 7 पेपर्स होते हैं, पूरे साल के अंदर 7 पेपर्स होते हैं। पहला वो टेस्ट होता है फरवरी मार्च के अंदर आईजीसीएस वालों के लिए, इंडिया वालों के लिए। फिर आपका जो होता है उसके अंदर वो वेरिएंट 1, वेरिएंट 2, वेरिएंट 3, अक्टूबर मई जून के अंदर 3 पेपर्स इस तरीके से हो गए, ये 4 पेपर्स हो गए। और अक्टूबर नवंबर के अंदर आपके पास हो जाते हैं वेरिएंट 1, वेरिएंट 2, वेरिएंट 3, ये भी 3 पेपर्स होगा। टोटल आपके 7 पेपर्स होते हैं एक सब्जेक्ट के। एंड व्हेन वी से दैट यू शुड प्रैक्टिस पास्ट पेपर्स, इट डज नॉट मीन कि आप 2015 से शुरू कर दो, 2015 से लेकर 2020 तक आप कंबाइंड मिलाकर समवेयर आप लेकर आ रहे हो 10 पेपर्स प्रैक्टिस करो। इट्स बेटर कि आप जो ना 2021 2021 के ही 7 पेपर्स अटेम्प्ट कर लो, क्योंकि वो अप टू डेट पेपर्स हैं, दे आर क्लोज टू, और आपको एग्जामिनर की नेचर परसीव हो जाती है, एग्जामिनर किस मूड के अंदर चल रहा है, अभी उसके कौन से मूड स्विंग्स चल रहे हैं। कभी कबार होता है एग्जामिनर क्या बात कर देता है उठा के, वो बहुत उसकी चल रही है। अच्छा, खैर एक दीज और वर चीज सम इधर पेपर मैंने स्ट्रेटजी। पूछनी है हम्म कि मार्किंग जिस हम्म तरह एएस में मुझे बहुत एंड में आके पता चला था कि मार्किंग स्कीम्स उतनी यूजफुल नहीं होती जितनी एग्जामिनर रिपोर्ट्स होती हैं, उधर से आपको जरा ज्यादा आइडिया होता है। तो ओ लेवल्स में इसी तरह है? ये बहुत जो है ना मतलब अनफॉर्चुनेट सीन है कि ए लेवल्स के अंदर मार्किंग स्कीम पता नहीं कैमरेज एहसान के तौर पे लिख लेता है, सही लेकिन ओ बात है, लेवल्स के दे अंदर यूजलेस। आपको दे आर यूजलेस। ओ लेवल्स के अंदर पूरा आंसर लिखा होता है, एंड नॉट ओनली आंसर बट बुलेट्स पॉइंट के अंदर वो आपको मार्किंग करके बताते हैं। अगर आप एक पॉइंट ऐसा लिख रहे हैं 1 मार्क है, फिर आप इसकी एनालिसिस दे रहे हैं 1 पॉइंट है, बाकायदा उस पॉइंट से एग्जाम्पल्स दे रहा होता है। मतलब मैं बोलता हूँ अगर कोई बंदा खाली, मैंने बोलता है सिर्फ मार्किंग स्कीम गो थ्रू करो, क्यों गो थ्रू करो, क्योंकि मार्किंग स्कीम इटसेल्फ पूरा एक रिवीजन दे देती है सिलेबस का, इतनी कॉम्प्रिहेंसिव लिखते हैं ओ लेवल इकोनॉमिक्स में। लेकिन ए लेवल इकोनॉमिक्स में आके उनके पता नहीं कुछ हो जाता है उन्हें, वो कुछ नहीं लिखते, फिर वो थक जाते हो। तो ये कुछ बात थी। सही। तो वैसा आपका क्वेश्चन है नेक्स्ट। Okay. Yes. Sorry. I was so involved in this. मैं भूल गई मैंने क्वेश्चन पूछना। अच्छा खैर, any last minute tips or advice for students to prepare in October, November, May, June for O levels? एनी लास्ट मिनट टिप्स एंड एडवाइजेस? हम्म Like revision लास्ट के लिए। मिनट, हाँ रिवीजन वगैरह के लिए लास्ट मिनट टिप एंड एडवाइस वही है कि भाई बुक पढ़ो, जितनी ज्यादा बुक पढ़ सकते हो बुक पढ़ो। अभी नोट्स वगैरह को छोड़ दो, नोट्स आर नोट, आपको मैं बोलता हूँ ना नोट्स है ना, जो चीज आपको नोट्स में मिली है वो चीज आपको मार्किंग स्कीम में मिल जाएगी। इतनी कॉम्प्रिहेंसिव मार्किंग स्कीम है आपके पास ओ लेवल इकोनॉमिक्स की। आप बुक जितनी ज्यादा से ज्यादा पढ़ सकते हैं आप वो पढ़ें। और सेकंड चीज ये है कि मार्किंग स्कीम को जैसे जैसे पेपर क्लोज आता रहे मार्किंग स्कीम को गो थ्रू करना करें। मेरी मेरी जो रिकमेंडेशन होती है 2016 की पेपर्स की मार्किंग स्कीम को रीड आउट करें, इट्स क्वाइट हेल्पफुल। 2016 एंड 2017 इनके 14 पेपर्स की मार्किंग स्कीम को करें और आपको चीज़ें पता चल जाती हैं। एंड सेकंड ये है कि क्वेश्चंस को जना अटेम्प्ट करके मेक श्योर करें कि किसी से एक दफ़ा चेक करवा लें, या अगर कोई जना कोई मसला आ रहा है तो उसको किसी से डिस्कस करें। एंड एमसीक्यूज के लिए आई वुड से दैट के टॉपिक्स करने की इतनी ज़्यादा खास ज़रूरत नहीं, बंदा ईयरली से चल जाता है। लेकिन एक बात मैं कहता हूँ कि यार आप अपने ऊपर एक रूल बनाएं कि एमसीक्यूज के अंदर आप अपने ऊपर जाना, आप अपने आप के ऊपर ये चीज़ हराम कर दें कि यार अगर मेरे एक पेपर में एक गलती आ गई है, एक कंफ्यूजन आ गई है, आई शुड नॉट एडवांस टू द नेक्स्ट पेपर until unless I have clarified that confusion। सही, आपकी गलती आएगी, गो टू द टीचर, सीनियर, फ्रेंड, कोई भी है उसको जाके समझो। क्योंकि अगर हमारे एक मसला ये है कि हमारे टीचर्स ने
पास ईयर को एक टारगेट के तौर पे देते हैं यार हमें 2015 से 2020 के पास ईयर करवाने चाहिए, विच शुड नॉट बी द केस, क्योंकि इसके अंदर बच्चे के जहन में होता है कि बस मुझे पास ईयर करना और कुछ नहीं करना। देखो पास ईयर एक बहुत सेक्रेट रिसोर्स है। ये बात जुलाई सीरीज के अंदर स्टूडेंट्स को रियलाइज हुई कि जब बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि पता नहीं अल्लाह ही जानता है क्या दिमाग में चल रहा था, जिन्होंने 2003 तक के पास पेपर्स कर लिए थे एमसीक्यूज, वो बैठते थे सुबह बैठ के 10-10 एमसीक्यूज करते थे, 10-10 पेपर या एमसीक्यूज करते थे। अब वो बाहर घूमने, वो नहीं होता अवतार की तरह बाहर घूम रहे हैं यार हमें पासवर्ड दे दो, हमें कुछ प्रैक्टिस करनी है। अब वो पूछे ना हमें 2003 से पुराने पासवर्ड कहीं से मिल जाएंगे, हम वो भी अटेम्प्ट करें। अब उनकी गलती ये थी कि उन्होंने सिर्फ पासवर्ड को पासवर्ड के तौर पे किया। देखो पासवर्ड समथिंग दैट इज पार्ट ऑफ योर लर्निंग। आप एक पेपर करो, आप अपने आप को एसेस करो कि आप किधर खड़े हो। एक पेपर मैं बोलता हूँ कि कोई बंदा 5 पेपर्स भी करता है ना, मैं तो इस चीज का देना पर्सनल देना एक्सपीरियंस मेरा ये रहा है इस बात का कि मैंने अपने पूरे एएस के अंदर इकोनॉमिक्स का देना कोई पास पर अटेम्प्ट नहीं करता, सिवाय एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था और फिर मेरा दूसरा क्वेश्चन मेरा सीआई एग्जाम हॉल के अंदर अटेम्प्ट किया। मेरा सही है। पहला क्वेश्चन सीआई और हॉल में था। मैं हाँ तो उधर ये अटेम्प्ट हुआ था, उधर हुआ था। और मैथ्स के बारे में भी यही था कि मैथ्स के बारे में भी मैंने खाली 5 ईयरलीज किए थे और अकाउंटिंग के अंदर भी मैंने 7 ईयरलीज किए थे, मैंने ज्यादा नहीं किया था। लेकिन मैंने ये बात की थी कि मैं जब एक ईयरली करता था तो एक ईयरली करने के बाद अगर मुझे एक ईयरली फॉर एग्जाम्पल 1 घंटे का हो, 1 घंटे के बाद मैंने उसको सॉल्व किया तो मुझे आधा घंटा लगता था कम से कम अपने आप को एसेस करने में। मैं पहले उसको गो थ्रू करता था कभी कौन सा क्वेश्चन ऐसा था जिसके अंदर मुझे कंफ्यूजन थी। अब अक्सर अकाउंटिंग के जो स्टूडेंट्स अगर बाद में अगर कोई लेवल अकाउंटिंग पढ़े तो उनको पता चलेगा कि एग्जामिनर की थ्योरी बहुत खराब होती है, वो बहुत अजीब व गरीब तरीके से थ्योरी लिखता है वो। अब वो उसके मूड स्विंग होते हैं, कभी एक पॉइंट एक जगह वैलिड होगा एक जगह नहीं होता, तो उसको नोट डाउन कर देते हैं हम। इसी तरीके से आप पेपर के अंदर आप गो थ्रू करते थे कि भाई मुझे इस टॉपिक के ऊपर मसला हुआ था तो इस टॉपिक को रिवीजन करते थे। सही है। तो पास पर अगर आपको करना है वो ऑप्टिमम नंबर के स्टूडेंट्स भाई आप पास पर करो, लेकिन उसको पास पर समझ के करो, आप उसको प्रैक्टिस ना समझो। प्रैक्टिस करनी तो टॉपिकल उठा के शुरू हो जाओ, कल से शुरू हो जाओ, मैं तुम्हें टॉपिक की पीडीएफ देता हूँ 500 क्वेश्चन कर दे मसले की बात। लेकिन पास पर के एक पर्पज है कि आप पूरे अपने साल की तैयारी को आप एक उसको बेंचमार्क बना के आप अपने आप को एसेस करते हैं यहाँ भी पासवर्ड किस तरीके से। तो व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग अ पासवर्ड प्लीज do make sure that you are going through the errors you are making. अच्छा, अब लास्ट क्वेश्चन है। मुझे तो मेरे लिए तो ये बिलियन डॉलर क्वेश्चन है और इंटायरली ओपिनियन बेस्ड है वैसे तो। तो डू यू थिंक कि ओ लेवल्स इकोनॉमिक्स इज इजियर या ओ लेवल्स कॉमर्स इन जनरल इज इजियर एज कंपेयर टू साइंसेस? सबसे ज्यादा मसला है इसी सवाल पे लड़ाइयाँ होती हैं सबकी। इसकी वजह ये है कि पहली बात ये मिसकॉन्सेप्शन कहाँ से है उसको थोड़ा सा हम डिस्कवर कर लेते हैं। ये सेम कॉन्सेप्शन आई कि मैट्रिकुलेशन के अंदर आपके पास कॉमर्स ऑफर नहीं होता, तो उस जमाने में हमारे अम्मा अब्बा के जमाने से साइंस ही उधर होता, और अगर आप कुछ अलग करते हैं तो आपको आर्ट्स के जना कैटेगरी में डाल देते हैं। अगर कुछ जना आईडी कार्ड बनवाने गया हो नादरा से तो उसे ये बात पता होगी कि वो अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो वो आपके अगर आप वो आर्ट्स पे टिक करते हैं, उधर साइंस और आर्ट्स होता है मैट्रिक के अंदर। अब जब इंटर आते हैं ना तो इंटर आते वक्त आपके पास क्या होता है, आपके पास 3 जारी होती हैं, 4 लाइनें जारी होती हैं। एक जारी होती है मेडिकल वाले, प्री मेडिकल, वो तो दुनिया के बाहर के मखलूक होती हैं, बहुत ज्यादा पढ़ने वाले होते हैं, उनका तो अलग है, वो केस ही अलग है, वो थोड़े से स्पेशल स्पीशीज है ना, वो तो अलग चीज है। अच्छा, प्री मेडिकल वाले तो अलग चले जाते हैं। अब प्री इंजीनियरिंग वाले होते हैं, तो प्री इंजीनियरिंग वाले होते हैं लड़के, ज्यादातर इंजीनियरिंग में ज्यादा लड़के ही जा रहे होते हैं, तो उनका ये हिसाब होता है कि वो पढ़ लेते हैं, उनकी मैथ्स वगैरह होती है, वो कर निकल जाते हैं, मतलब उनकी वो एक अलग तफरी के माहौल में पढ़ लेते हैं। कॉमर्स का मसला ये होता है कि जैसे प्री मेडिकल समझ नहीं आती, किसी प्री इंजीनियरिंग समझ आती, वो जाके ले लेता कॉमर्स। तो हाँ, अम्मा या अब्बा जो समझते हैं कि पहले फेल होता है कई साल से, तो हाँ अम्मी अब्बू कहते हैं ये पढ़ लो। बिल्कुल। हाँ तो अम्मा अब्बा होते तब प्री मेडिकल से हो नहीं रहा था, हमारा बच्चा स्पेशल स्पीशीज में है नहीं, सही है, तो उसका मतलब प्री इंजीनियरिंग भी नहीं कर सकता। अब हमारे तो डॉक्टर इंजीनियर है ना, कि बेटी पैदा हुई डॉक्टर है और बेटा पैदा हुआ तो इंजीनियर, अभी से ठप्पा लग गया, सही है। तो अब जब दोनों नहीं हुआ तो हमारा बच्चा तीसरी कोई चीज कर रहा है, अब ये उन्हें पता भी नहीं होता, चलो भाई ये आपका नालायक बच्चा है। तो उधर से उस जमाने से बात हमारे लेवल्स में भी आ गई, कॉमर्स में लेता है वो इजी चीज है, ऐसा नहीं है। देखो कॉमर्स की जो सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन है ना, वो कॉम्प्लिकेशन है राइटिंग, जो कि एक साइंस के स्टूडेंट को ए लेवल्स में आकर बहुत ज्यादा इनकाउंटर होती है कि यार साइंस के अंदर देना आंसर्स होते हैं, न्यूमेरिकल्स होते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, शॉर्ट आंसर्स होते हैं, लेकिन वेयर एज इकोनॉमिक्स के अंदर इतना बड़ा ऐसे लिखना बैठता है ना आपने। इसी तरीके से बिजनेस है, आपको उधर भी ऐसे लिखना पड़ा। सो इन जनरल नहीं, मेरे हिसाब से बिल्कुल भी इजी नहीं है, दो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी मतलब बिल्कुल ही आसानी से इजी है इतना कॉमर्स के बंदा करके चला जाता है। इनफैक्ट कॉमर्स की मार्किंग ज्यादा खराब होती है, ए लेवल इकोनॉमिक्स के अंदर ज्यादा बच्चे रोते हुए नजर आते हैं, ओ लेवल के अंदर भी जो बिजनेस स्टडीज होता है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ओ लेवल बिजनेस स्टडीज से ग्रेड थ्रेशोल्ड बनता है 40 मार्क्स आउट ऑफ 80 पर आपको ए मिल जाता है आपका। अगर आपको 40 मार्क्स आउट ऑफ 80 है ना, आपको ए मिल गया आपको, जस्ट बिकॉज कोई वो इतना हाई स्टैंडर्ड है, मतलब इतना मतलब
मतलब बहुत कम लोग होते हैं आपकी जिंदगी में जो बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड होते हैं, उनको इम्प्रेस करते करते आपकी जिंदगी निकल जाती है। तो एग्जामिनर भी उनमें से एक होता है कि उनको इम्प्रेस करते करते आपकी जिंदगी निकल जाती है। 40 मार्क्स के ऊपर आप ए दे रहे हो यार, जुल्म है। आप ए लेवल इकोनॉमिक्स में 18 मार्क्स, 40 मार्क्स का पेपर है, 18 मार्क्स के ऊपर आपको ए मिल रहा है। मतलब अगर मेरा ए आया है, मैं किस मुंह से बताऊं किसी को कि यार मैंने खाली 18 मार्क्स लिए अपने पेपर के अंदर। सही है, तो ये है कॉम्प्लिकेटेड बहुत ज्यादा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमारे ग्रेड थ्रेशोल्ड सिस्टम होता तो हम निकल जाते। लेकिन इन जनरल नहीं, आसान नहीं है, बिल्कुल भी Masa, आसान what do नहीं है। you think about दोनों की this? अपनी अपनी। मैं क्या समझता हूँ इस बारे में? मैं ये समझता हूँ कि अगर एक सब्जेक्ट है जो कि जरूर, अगर जिसके बारे में मैं हैंड्स डाउन करूंगा साइंस की तरफ कि हाँ यार आप इस मामले में आगे हो, और वो है कि वो जब शरबत बनाने बैठ जाते हैं केमिस्ट्री के अंदर लैब के अंदर, फलाना चीज डालोगे तो ये कलर बन जाएगा, ये कलर बन जाएगा, तो अच्छा, मैं बोलता वैसे हाँ भाई आप मुझे ना ये। केमिस्ट्री के बड़े अगेंस्ट लग रहे हो। सही। कोई यार शायद मैं आपका केमिस्ट्री के दोस्त था अगेंस्ट नहीं गालिबन जो हूँ। केमिस्ट्री में बहुत अच्छा था, या कोई। नहीं नहीं यार केमिस्ट्री इसलिए कि यार अजीब मखलूक होती है यार, उनकी दुनिया अलग ही चल रही होती है। वो उनके शरबत बन रहे होते हैं, वो टैंक को बनाकर बनेंगे, हमने फलाना बना दिया। अच्छा उनका मसला ये कि उनके एलिमेंट्स भी फिक्स नहीं होते। वो आज निकलेगा एक एलिमेंट निकलेगा, उस एलिमेंट को जो है ना वो कोई ऐसा कोई मुश्किल नाम दे देंगे। तो इसके अंदर जो है ना एक एलिमेंट अगर जो है ना कोई आपके जो है ना केमिस्ट्री की आवाज आ रही है, बीच में हंस आवाज के आ रही इंटरप्ट हो गया था, नहीं आवाज आ नहीं रही है, सही है। सही है, अच्छा वहां से मैं करता हूँ, केमिस्ट्री की तरफ से आ जाता हूँ। केमिस्ट्री का जहाँ पे क्वेश्चन थे, केमिस्ट्री अगेंस्ट क्यों है आप इतना? देखो पर्सनली मैं इतना अगेंस्ट हूँ केमिस्ट्री के, लेकिन केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है तो साइंस वाला और कॉमर्स वाला दोनों दोनों एग्री करते हैं भाई ये चीज बाहर की चीज है, ये इंसानों की नहीं बनाई हुई थी, ये कुछ कुछ गलत बनी है ना इंसानों से, कुछ एक्सीडेंट हो गया था ना, हमें समझ में आती ना तुम्हें समझ आती है। अब ए लेवल्स के अंदर अक्सर साइंस के स्टूडेंट्स बोल रहे होते हैं यार हमें ओ लेवल्स में जो कुछ पढ़ा है, हम ए लेवल्स में आके बता रहे होते हैं कि आपने जो कुछ पढ़ा गलत पढ़ा। तो जब गलत जी पढ़ा जी। तो पढ़ा है क्यों भाई? तो इसलिए थोड़ा सा वो कॉम्प्लिकेटेड चीज होती है इस वजह से। वरना पर्सनली केमिस्ट्री के अलावा तो मेरे हिसाब से दोनों की अपनी अपनी डिफिकल्टीज हैं। हाँ, अपनी डोमेन है तो मेरे ख्याल में जज भी इसी हिसाब से करें दोनों चीजों को।